हेलो दोस्तों, मैं हूँ जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 1। दोस्तों, मैं आपको काफ़ी सरल तरीके से हिंदी माध्यम में और एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10वीं का सभी विषयों को पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। साथ ही मैं आपको अपना हैंडराइटिंग नोट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से मैं आपको पूरे विषय का और चैप्टर का हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आता है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर में होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बोला कि जब कोई पदार्थ, क्या बोला कि जब कोई पदार्थ, जैसे में एक पदार्थ हम लोग ले लेते हैं कोयला, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कार्बन का अगर आप दहन करते हैं, उसको जलाते हैं कोयला को, तो किसके उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ, तो यहाँ पे तो भी अकेले नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक अन्य पदार्थ का है ऑक्सीजन है, क्रिया करके ये दोनों आपस में जब उसको हम लोग जलाएंगे, इसका दहन करेंगे, तो आपस में क्रिया करके जो कोयला, कार्बन और ऑक्सीजन जो क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, ठीक है, एक या एक से अधिक, तो क्या बनाएंगे? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नया पदार्थ क्या बनेगा? यहाँ पे देखिएगा CO2, ये मेरा नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? CO2। तो देखिए, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म दोनों का अलग अलग है। जैसे कि हमें बोले हैं कि अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म अलग अलग है। जैसे कि जो कार्बन है अर्थात कोयला, ये क्या है? आग को जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन भी आग को जलाने में सहायक होता है। लेकिन CO2, इसका गुणधर्म बिल्कुल अलग है। यह आग को बुझाने में सहायक होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक बार अच्छे से आप समझ लिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आई, तो आप एक छोटा सा याद रखिए। ठीक है ना। क्या है भाई कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो एक बात उठता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? ये भी तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आइए पहले इन प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आ गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और शायद आपको मन में भी ये प्रश्न उठा होगा। तो देखिए, लिखा हुआ कि निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दो तीन ठो बातें हैं जिनसे हम यह निर्धारित कर सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जैसे में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये जो 1 2 3 4 चीज़ है ना, इनसे हम पता लगा लेते हैं ये चीज़ देख करके कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अवस्था में किस प्रकार परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कार्बन, और इसके अवस्था में देखिए किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये ऑक्सीजन क्या है, गैस, कार्बन ठोस। ये जब दोनों अभिक्रिया कर लिए, इनके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जिस CO2 गैस बन गई। तो कहीं ना कहीं इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे गैस का निकास भी हो रहा है, CO2 गैस। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 4 में से चारों परिवर्तन आपको किसी एक प्रेक्षण में दिख ही जाए। कुछ में ये चारों परिवर्तन दिख जाएंगे, कुछ में 1 2 या 3 ये भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। और एक चीज़ और है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना, उसको हम लोग, उसमें 2 चीज़ होता है रासायनिक अभिक्रिया में। एक होता है अभिकारक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक और एक होता है उत्पाद, जिसे हम प्रतिफल भी बोलते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ठीक है, अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद या प्रतिफल देखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग, वो पिछला एग्जांपल जो मैं बता दूं आपको, कार्बन था, क्या था, C था, और ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में से हम लोग जलाए थे। ठीक है, तो क्या बना था, ये बना था CO2। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बताया था, ठीक है, कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या होंगे, अभिकारक। क्या हो गए, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, ये CO2। तो ये क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल हो गया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक शब्द में आप इसे फिर से समझ लें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक का क्रियाकलाप 1.1। देखिए, बोल रहा है सावधानी, कुछ सावधानियाँ होती है। हाँ, ऐसे तो अभी आप लोग कोई सावधानी नहीं है, ऐसे आप लोग जान लीजिए, ठीक ना, कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। ये कब होगा, जब आप इसको प्रैक्टिकल आप जब रूम में कीजिएगा तब के लिए है। ठीक है, बोल रहा है कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। देखिए, एक थोड़ा मैग्नीशियम रिबन आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लोग देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर का है ये, और इसको मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर, रेगमाल जिसे हम लोग इधर देहाती लैंग्वेज में बोले तो सरसपत्ता इसको हम लोग बोलते हैं, साफ करने वाला होता है, तो रेगमाल से रगड़कर साफ कर ले। ठीक है, इसे साफ इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम एक धातु है, और ये इसमें खुले में रखे क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होने के कारण इसके ऊपर जंग लग जाता है।
ठीक है। तो उस जंग को हटाने के लिए उसको रेगमाल से रगड़कर अच्छे से साफ किया जाता है। अब बोल रहा है कि इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इसे चिमटा से पकड़ लीजिए और स्प्रिट लैंप या बर्नर, इसको स्प्रिट लैंप बोलते हैं या बर्नर से इसको क्या बोलते हैं, इसका दहन कीजिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सब समझने से अच्छा आपको मैं अच्छे से समझा दूँ कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, मान लीजिए, ठीक है। क्या है, सॉरी, समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है, तो इसका जब दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये जब इनका दहन होगा ना, तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ें बनाएंगे। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, दोनों क्रिया कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि इसमें जो अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। आप बहुत अच्छा आप बता सकते हैं इसका। तो ये जो है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपका अभिकारक, ये आपका अभिकारक हो गए। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना ना, ये क्या हो गया, आपका उत्पाद, या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल भी बोलते हैं इसको, उत्पाद या प्रतिफल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो लिखा गया है ना, मैग्नीशियम का दहन किया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया को लिखा जाता है समीकरण में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आइए, अब हम लोग रासायनिक समीकरण को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्रों के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये रासायनिक समीकरण, ये चीज़, तो ये क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे मैं यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जो किए थे, क्या था, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, ये जो अभिक्रिया है, तो इसे क्या हम लोग किए कि उसके संकेत या सूत्रों के पदों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, देखिए लिखा होगा मैग्नीशियम, देखिए लिखा होगा ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़। तो ये चीज़ तो हो गया, ये तो शब्द के रूप में है, तो इसे क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। ये जो आपका हो गया ना, ये आपका शब्द समीकरण है, ठीक है। और जब इसको हम लोग इस प्रकार, जैसे में इसका संकेत या सूत्र का प्रयोग करें, तो जैसे में अगर आपको मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, संकेत या सूत्र बोल सकते हैं Mg, प्लस है तो प्लस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, ठीक है। और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम MgO, ठीक है, मैग्नीशियम और O2 अर्थात ऑक्सीजन,
हमारा अर्थ क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब आपको लगेगा कि देखिए ये कितना बड़ा लग रहा था और ये कितना छोटा, और इससे भी पहले जब हम लोग ये बोल रहे थे ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बोलना या कहना लंबा होता है या लिखना भी लंबा हो जाता था, इसलिए इसको हम लोग शब्द के रूप में लिखे तो थोड़ा सा और आसान हुआ, और इसको हम लोग संकेत या सूत्र के रूप में लिखें तो ये और आसान हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानेंगे ना कि आखिरकार जो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। जो रासायनिक समीकरण है ना उनके यहाँ पे तो अभी हम बता दिए आपको कि देखिए जैसे में मैग्नीशियम था तो इसका संकेत Mg लिख दिए, और ये ऑक्सीजन था तो O2 लिख दिए, यहाँ पे प्लस क्यू लगाएं, माइनस क्यू नहीं लगाएं, ये चीज़ जो होता है ना, और यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डीपली समझते हैं, ठीक है। या कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर, ठीक है, अभिकारक को और तीर के निशान के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। इसमें तो कितने लोग बायां और दायां में भी मिस्टेक कर जाते हैं, खुद पहले मैं भी मिस्टेक कर जाता था। तो ये आपको एक साधारण सा ट्रिक है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को इस प्रकार बनाएं, देखिए ये क्या बना, बी शेप का बन रहा है। अपने जब आप अपने हाथ को इस प्रकार से बनेगा ना तो ये बी शेप का बनेगा। ये देखिए जिस हाथ को इस तरह से बना बी शेप का बना तो ये क्या हो गया, बायां। और जब आप इस प्रकार से बनाइएगा तो ये डी शेप का बन रहा है, अर्थात ये दायां। तो आप इस प्रकार से आप भूल नहीं सकते हैं अपने बायां और दायां में। तो ये और ये चीज़ नया चीज़ भी था, तो आपको जानकर ये अच्छा लगा भी होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं बोला कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को और तीर के निशान के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये तीर का निशान हुआ ना, ये देखिए ये जो तीर का निशान हुआ इसके क्या मैं बोला, बाईं ओर, अर्थात देखिए इधर इस हैंड की तरफ अभिकारक हो। तो जिसमें अभिकारक मेरा क्या था, मेरा मैग्नीशियम, और क्या था ऑक्सीजन O2, ये दोनों थे। और क्या बोला कि तीर के निशान के दाईं ओर, अर्थात इस साइड, देखिए इस साइड इस हैंड की तरफ, तो दाईं ओर क्या लिखना है, उत्पाद को। तो उत्पाद क्या क्या बना मेरा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये भाई ये जो है ना ये दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हुई है, इस चीज़ को यह दर्शाता है। ये जो एरो का निशान है ना ये अभिक्रिया को दर्शाता है। तो फिर से वही सवाल कि इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो अभिकारक Mg और O2 है, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और उत्पाद MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग को तो अब पूरा दिमाग में घुस ही गया होगा कि उत्पाद और क्या अभिकारक क्या होते हैं, ये दो चीज़, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा कि आप लोग, मैं अभी पीछे दो एग्जाम्पल लिया, एक लिया था ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल उससे पहले लिया था कार्बन का C+O2 बनाता है CO2। तो ये देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है ना थोड़ा सा वो एक कंकाली समीकरण होता है और एक संतुलित होता है। तो ये इससे हम लोग देखते हैं कि कंकाली और संतुलित क्या होता है, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग परिभाषा अच्छे से देख लें, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंकाली समीकरण, ठीक है। तो वैसा समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है। अब ये क्या बात हुई भाई, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या। तो देखिए ये कहने का मतलब कुछ मत समझिए, वो
अगर आपको दिमाग में ये चीज़ समझा दूँ तो ये आपको जो परिभाषा है ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, अर्थात देखिए मैग्नीशियम इधर क्या हुआ है, एक हुआ है, अर्थात मैग्नीशियम के इधर अणु क्या गए, एक तो है, सॉरी परमाणु, एक ऑक्सीजन क्या है, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इधर दो को ऑक्सीजन का परमाणु इधर क्या हुआ है, दो ठो, इधर तो Mg एक ठो है लेकिन ऑक्सीजन भी एक ठो है, तो ये दोनों बराबर है क्या, इधर ऑक्सीजन दो गो, इधर ऑक्सीजन एक गो, है ना। ये चीज़ आप समझिए थोड़ा सा डीपली, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है ना यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे इधर भी एक ठो है भाई, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक कहाँ लिखा हुआ भैया, तो भाई ये चीज़ यहाँ पे एक लिखा हुआ नहीं होता, जैसे में आप लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़े होंगे गणित में बहुत विषय में, कि एक जो होता छुपा हुआ आता है, एक क्या होता है हमेशा छुपा रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक है, मान लीजिए मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक ठो है, इधर भी एक मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन भी इधर एक ठो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो ठो है, O2। तो क्या है, दोनों तरफ के जो है ना तत्व, इधर का और इधर का अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों का बराबर है क्या, नहीं है, इधर मैग्नीशियम एक ठो है, इधर भी एक ठो है, मान लिया चलो, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो ठो है, इधर एक ठो है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कार्बन का, तो इधर कार्बन एक ठो, इधर भी कार्बन एक ठो, इधर भी ऑक्सीजन दो ठो, इधर भी ऑक्सीजन दो ठो, तो अर्थात देखिए इधर का जितना भी जो तत्व उनका परमाणु और इधर परमाणु दोनों का बराबर है। क्या बोल रहा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या, जो प्रत्येक तत्व है यहाँ पे दो हैं, ये और ये दोनों का परमाणु की जो संख्या ना, इसमें यहाँ पे परमाणु की संख्या दो होगा, ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का दो है, कार्बन का एक है, यहाँ पे भी कार्बन का एक है, वो समान जब होता है और असमान होता है, तो देखिए जब समान होगा तो संतुलित होगा, क्या होगा, संतुलित। और जब समान नहीं होगा, जिसमें यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एक ठो है, तो यहाँ पे भी एक ठो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का दो ठो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही ठो है, तो ये क्या हो जाएगा, कंकाली। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई, कंकाली और ये संतुलित। फिर से समझ लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, सॉरी समान नहीं होता है, तो वह क्या कहता है, कंकाली। और जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोनों एग्जाम्पल समान है, बस समान और असमान का है बराबर। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होता है और उसमें समान नहीं होता है, जिसमें आप देख लीजिए मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये मैं आपको बता ही दिया। और समान का देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग संतुलित कर दिए ना, इसको संतुलित हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैसे किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नीशियम है जिसको यहाँ पे संतुलित करके लिखा गया है, तो ये चीज़ बोलिए भैया ये कैसे आप संतुलित कर दिए, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइटम को दबाना नहीं भूलिएगा, उसे दबा दीजिएगा, तभी आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।